नमस्कार मित्रों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका साथी एम आर चौधरी नई वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पाठ जिसका नाम है ठोस अवस्था। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। हम समस्त प्रकार के प्रश्नों की, क्वेरीज की या डिस्कस चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। पहले ठोस अवस्था, इसको जानने से पहले मित्रों ये सीखना जरूरी है कि अवस्था का निर्धारण कैसे होता है। किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण कैसे होता है। अवस्था का निर्धारण, पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करने के लिए दो कारक जरूरी है। दो कारक होते हैं, उनमें एक कारक होता है मित्रों अंतराण्विक आकर्षण बल। एक कारक होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी पदार्थ के अवयवी कण, चाहे वो ठोस अवस्था का हो, चाहे वो द्रव अवस्था का हो, चाहे वो गैस अवस्था का हो, जिन कणों से बना है, जिन कणों से वो मिलकर बना होता है, उनको अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण। उदाहरण लें, जैसे हम हीरे की बात करें, डायमंड की, तो वो कार्बन के परमाणुओं से बना हुआ है, इसलिए कार्बन के परमाणु उसके अवयवी कण हो जाएंगे। हीरे के लिए अवयवी कण कौन होंगे? कार्बन के परमाणु। यदि हम रेत की बात करेंगे तो रेत में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अणु उसके अवयवी कण हो जाएंगे। जैसे हम नमक की बात करेंगे तो नमक में सोडियम के धनायन और क्लोराइड ऋणायन अवयवी कण हो जाएंगे। जैसे हम एक माला की बात करें तो जो मनके हैं, मणि है, वो उसके अवयवी कण हो जाएंगे। जैसे हम किसी दीवार की बात करें तो ईंटें उसके अवयवी कण हो जाएंगे। ठीक है ना, समझने के लिए। तो अवयवी कण या तो परमाणु होते हैं, या अणु होते हैं, या आयन होते हैं। क्या सुना मित्रों? पदार्थ के अवयवी कण अणुओं के रूप में, परमाणुओं के रूप में, या अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में होते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि अवस्था का निर्धारण दो कारणों के द्वारा होता है। पहला आकर्षण बल है। आकर्षण बल वो क्रिया है, वो प्रोसेस है, वो फोर्स है जो पदार्थ के कणों को पास पास लाने का, आपस में नजदीक लाकर बांधने का कार्य करता है, जो पदार्थ की अवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और दूसरा कारक है मित्रों ऊष्मीय ऊर्जा। दूसरा कारक है ऊष्मीय ऊर्जा। अब आप ध्यान देना, आकर्षण बल क्या करता है? कणों को पास पास लाता है। आकर्षण बल कणों को पास पास लाता है, और ऊष्मीय ऊर्जा, हीट, या जिसको ऊष्मा कहते हैं, वो कणों को दूर दूर ले जाती है। कणों को दूर ले जाने का प्रयास करती है। यह ले जाती है दूर और वो लाता है पास। यदि अंतराण्विक आकर्षण बल का परिमाण या प्रभाव ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक है तो कण पास पास सटे रहेंगे और पदार्थ की अवस्था ठोस होगी या द्रव होगी। इसके बनस्पत यदि ऊष्मीय ऊर्जा का मान कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बलों से ज्यादा प्रभावी होगा, इसका परिमाण अधिक होगा, तो कण दूर दूर रहेंगे, गतिशील रहेंगे, तो पदार्थ की अवस्था गैस होगी या द्रव हो सकती है। तो मित्रों बहुत बेसिक बात यह है कि पदार्थ की अवस्था का निर्धारण दो कारकों के द्वारा होता है। और वो दो कारक कौन है? अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल, जो कणों को पास लाकर आपस में बांधता है, ठोस का निर्माण करता है, और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा, जो कणों को दूर ले जाने का प्रयास करती है। इन दोनों के संतुलित परिमाण से, संतुलित प्रभाव से पदार्थ की अवस्था ठोस या द्रव या गैस होती है। ठीक है मित्रों, हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की। सामान्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन सी अवस्था होती है? सामान्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं। एक को हम बोलते हैं सॉलिड, दूसरी को बोलते हैं लिक्विड, और तीसरी अवस्था को क्या बोलते हैं हम? तीसरी अवस्था को हम बोलते हैं गैसियस स्टेट या गैस। शॉर्ट में जी द्वारा, एल द्वारा या एस द्वारा लिखा जाता है।
मित्रों, इस ऊष्मीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ही जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में और द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ताप देने पर पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ताप के कारण पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन है, ताप के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है, वो हमें ये सीखने सिखाने को तत्पर बनाता, मजबूर करता है कि ऊष्मीय ऊर्जा कणों को दूर ले जाती है। हम लोग जानते हैं ठोस में कण पास पास होते हैं, द्रव में उसे थोड़ा दूर होते हैं और गैस में काफी दूर दूर तक होते हैं। ठीक है मित्रों, बात करें ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की। मित्रों ये ध्यान देना कि ठोस अवस्था या सॉलिड अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होता है और कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। वंस अगेन, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होता है और कण न्यूनतम दूरी पर स्थित रहते हैं। उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। क्या कहा मैंने? ठोस अवस्था का मतलब है पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर यानी 1 ATM वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से या कक्ष के ताप से उच्च होता है। यानी हम आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां बैठे हैं, वहां जो ताप है उसकी तुलना में ठोस का गलनांक उच्च होता है और कणों के मध्य की दूरी और कणों के मध्य दूरी मिनिमम या न्यूनतम होती है। उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। बात समझ गए होंगे? ठीक है ना? ठोस अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठोस अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं, मित्रों ध्यान देना। ठोसों के गुणों की बात करें, ठोसों के गुणों की बात करें या हम कहें ठोस अवस्था के कौन कौन से गुण हैं, तो ठोस अवस्था के गुण एक एक करके हम क्लेरिफाई करते हैं, समझते हैं। इसके लिए मैं आपको ले आता हूं ऐसे। पहला गुण, ठोस अवस्था का पहला कैरेक्टर क्या है? आपने खूब सारे ठोस देखे, ईंट देखी है, पत्थर देखा है, चौका टुकड़ा देखा है, साबुन की टिकिया देखी है, ठीक है। इन सभी का स्थान बदलने के साथ न द्रव्यमान बदलता है, न आयतन बदलता है और न आकार बदलता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान, आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव्यमान, आकार व आयतन कैसा होता है मित्रों? निश्चित होता है, बदलता नहीं है। निश्चित होता का मतलब है बदलता नहीं है। मकान बनाया उस समय जो ईंट डाली थी, 100 साल भी ईंट, बाद भी ईंट वैसे की वैसी है। मेरे हाथ में ये पेन है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, चाहे मैं जेब में डाल दूं, चाहे मैं कहीं ले जाऊं, चाहे मैं कैसे इसको रख दूं। न इसका द्रव्यमान बदलता है, न आकार बदलता है और न आयतन बदलता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये ठोस है। दूसरा, ये कलर शायद थोड़ा कम दिख रहा है तो हम ये ले लेते हैं। दूसरा गुण है, इनके मध्य जो अंतराण्विक दूरियां हैं वो अति लघु होती है। अंतराण्विक दूरियां अति लघु होती है, यानी कण बहुत पास पास में रहते हैं, अति लघु होती है। ऐसा नहीं आप ईंट के अंदर उंगली डाल दो, नहीं,
कोई ठोस बहुत बड़ी चट्टान है, उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते हम, क्योंकि कण बहुत पास पास है, दूरियां बहुत कम है। लेकिन गैस के अंदर तो हम हाथ हिला सकते हैं, द्रव के अंदर हाथ हिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई होती है। ये इसी का परिणाम है। अगला है प्रबल अंतराण्विक बल। प्रबल अंतराण्विक बल, ठोसों के कणों के मध्य जो इंटरैक्शन फोर्स रहता है वो प्रबल होता है, वो बहुत प्रबल होता है, सबसे प्रबल होता है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में। ठीक है। चौथा, जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों की स्थितियां हमेशा निश्चित होती है, बदलती नहीं है। अवयवी कणों की स्थितियां, अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। निश्चित होती से मेरा अभिप्राय ये गतिशील नहीं होती, घूमती नहीं। हाँ, इनमें कंपन अवश्य होता है, लेकिन ठोस के कणों में कंपन है अपनी स्थिति के इर्द गिर्द आसपास ही होता है, इसलिए हम कहते हैं अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। अगला करेक्टर हम दें, इसको गुण दें तो ठोस सदैव असंपीड्य कठोर होते हैं। ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। कठोर का अर्थ तो आप जानते हो, ठीक है ना। कठोर का मतलब दबाने से दबता नहीं है। असंपीड्य का भी वही अर्थ है, हम दबाए तो दबेगा नहीं। जैसे गुब्बारा है, दबाया दब गया, ठीक है ना। ठोस ऐसे दबता है, ईंट को दबाओ नहीं दबेगी, पत्थर को दबाओ नहीं दबेगा, इस पैन को दबाओ नहीं दबेगा, चौकट टुकड़े को दबाओ नहीं दबता, लोहे के एंगल या सरिये को दबाओ नहीं दबता है। ठीक है मित्रों। अगला जो मेन महत्वपूर्ण गुण है वो है इनके अवयवी कणों में प्रवाह का गुण नहीं होता। ठोस के अंदर प्रवाह का गुण नहीं होता। ध्रुव में होता है, गैस में होता है। ईंट को आप फर्श पर रख दें, उसके कण बिखरेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, फैलेगी नहीं। अगला है ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस के गलनांक और क्वथनांक मित्रों कैसे होते हैं? वेरी हाई होते हैं, द्रव और गैस से बहुत अधिक होते हैं। अगला गुण हम यदि डिस्कस करें तो ठोसों में विसरण का गुण नहीं होता। ठोसों में विसरण का गुण नहीं होता, यानी बिना किसी बाह्य बल के ये दूसरे ठोस के साथ पड़े रहेंगे, उसके पास में पड़े रहेंगे, लेकिन मिक्स होकर, मिश्रित होकर विलयन का निर्माण, मिश्रण का निर्माण नहीं करेंगे। अगला, इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। इनकी ऊष्मीय ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है वो वेरी लो होती है, निम्न होती है। तो उच्च क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, इनकी स्थितिज ऊर्जा है वो उच्च होती है, ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। ठीक है मित्रों, 10 कर लेते हैं पूरे। इसी तरह से अगला और अंतिम गुण हम लेते हैं, इनका घनत्व उच्च होता है। द्रव और गैस पदार्थ की तुलना में ठोस अवस्था का घनत्व वेरी हाई, बहुत उच्च होता है। अब यदि इनको घनत्व के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सॉलिड का सर्वाधिक, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम गैसियस अवस्था का डेंसिटी या घनत्व होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है मित्रों। अगली बात करते हैं, ठोसों को किस प्रकार वर्गीकृत करें। ठोसों का वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास दो आधार है। क्या बोला मित्रों? ठोसों का वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास दो आधार है। एक तो अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की, ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था किस क्रम में है, उस क्रम की पुनरावृत्ति होती या नहीं, यानी क्रम की प्रवृत्ति कैसी है, उसके आधार पर अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में बांटते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और दूसरा आधार है हमारे पास अंतराणविक बलों के आधार पर, इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेज के आधार पर। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास वर्गीकरण के दो आधार हैं। वर्गीकरण के दो आधार हैं, वर्गीकरण के दो आधार है मित्रों। ए, ये कौन सा है? यह है अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था या कह दूं क्रम के आधार पर। और दूसरा हमारे पास है मित्रों अंतराणविक बलों के आधार पर। दूसरा है हमारे पास अंतराणविक बलों के आधार पर। ठीक है, हम पहला प्रकार लेते हैं,
हम मित्रों पहला प्रकार लेते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है हमारे पास मित्रों, क्रिस्टलीय ठोस। कैसा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा हमारे पास है अक्रिस्टलीय ठोस, इसको अमोर्फस या नॉन क्रिस्टलीय भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको अमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं कहूंगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण संपूर्ण क्रिस्टल में त्रिविम में एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय प्रारूप में पाए जाते हैं। क्या बोला मैं? मैं बोला वे ठोस जिनमें अवयवी कण संपूर्ण क्रिस्टल में एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय प्रारूप में, प्रारूप के बजाय हम नाम दे सकते हैं पैटर्न में पाए जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। मित्रों ध्यान देना, वे ठोस जिनमें अवयवी कण संपूर्ण क्रिस्टल में त्रिविम में, त्रिविम से मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अक्षों की दिशा में एक निश्चित, और निश्चित के साथ साथ ये शब्द जरूरी है, नियमित ज्यामितीय पैटर्न में पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और वे ठोस जिनमें अवयवी कण संपूर्ण क्रिस्टल में त्रिविम में एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय पैटर्न में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की कौन सी व्यवस्था बोला मैं? त्रिआयामी व्यवस्था, त्रिआयामी या त्रिविमीय व्यवस्था होती है, वो निश्चित नियमित पुनरावर्त पैटर्न वाली होती है। उसको हम त्रिविम जालक कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक बोलते हैं। उसको हम क्रिस्टल जालक भी बोलते हैं, क्रिस्टल जालक भी बोलते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है। अब मैं अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करूंगा। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण संपूर्ण क्रिस्टल में, संपूर्ण उसके बाद क्रिस्टल हो गई नहीं, वे ठोस जिनमें अवयवी कण संपूर्ण पदार्थ में त्रिविम में एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों की त्रिआयामी व्यवस्था है वो क्रिस्टल जालक नहीं होती। क्रिस्टल जालक, उसको हम क्रिस्टल जालक नहीं कह सकते हैं। ठीक है मित्रों। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हम पहले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। इनके एग्जाम्पल मित्रों, जैसे जिंक सल्फाइड, जैसे सीजियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे हीरा, ऐसे और आपको कोई उदाहरण याद आए? क्वार्टज, ये क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरे वालों में रबड़, प्लास्टिक, कांच, अब्रक, ये वो होते हैं। इनका नियमित पुनरावर्त पैटर्न होता है, उनका नियमित पुनरावर्त पैटर्न नहीं होता। क्या बोला मित्रों? मैं ये बोला
कि इनका यानी अक्रिस्टलीय ठोसों का नियमित पुनरावृत पैटर्न नहीं होता। ये मेरी बात है वो थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए। ठीक है मित्रों, अब नियमित पुनरावृत पैटर्न क्या है उसके बारे में अब हम जानते हैं। नियमित पुनरावृत पैटर्न किस प्रकार से होता है उसको अब हम देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मित्रों, हमारे पास ये दो डायग्राम है। इन डायग्राम में हम देख रहे हैं ऊपर वाला ये जो चित्र है, ऊपर वाला हमारा ये जो चित्र है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हर लाल अवयवी कण के बाद एक नीले रंग का अवयवी कण है और ये एक षटकोणीय पैटर्न में त्रिविम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में व्यवस्थित है। मित्रों ध्यान देना, हर लाल अवयवी कण के बाद में छोटे वाला अवयवी कण है नीला और वो षटकोणीय ज्यामिति में त्रिविम में व्यवस्थित है। इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यह क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है मित्रों? यह क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरे वाला डायग्राम देखते हैं तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये इसमें षटकोणीय वलय कहीं है, कहीं यहाँ अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 है, यह अवयवी कण 4 ही है, कहीं 3 है, कहीं अधिक है, कहीं आपस में यहाँ देखो ये बॉन्ड बना हुआ ही नहीं है, कहीं ये बॉन्डेड ही नहीं है, नॉन बॉन्डेड है। यानी त्रिविम में अवयवी कण नियमित पुनरावर्त पैटर्न में नहीं है, त्रिविम में नियमित पुनरावर्त पैटर्न में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर है ये अक्रिस्टलीय ठोसों का है। इसका है अक्रिस्टलीय ठोस का है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। ये षटकोणीय नियमित पुनरावर्त पैटर्न में त्रिविम में त्रिआयामी रूप से, और ये न षटकोणीय है न पुनरावर्त है न नियमित है। ठीक है, इस प्रकार का फर्क है। अब हम ठोस के क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में अंतर का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? क्रिस्टलीय ठोस के गुणों में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस या अंतर कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन गुणों के आधार पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम गुण लेते हैं। हम यहाँ गुण पर जोर देंगे, गुण कौन सा है और फिर डिफरेंस कौन सा है। हम तकरीबन 8 9 10 गुण ले सकते हैं। पहला हमारे पास अंतर करने का गुण है मित्रों आकार। आप सारे बच्चे जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित और अभिलाक्षणिक होता है। क्या बोला मैं? क्रिस्टलीय ठोसों का आकार है वो एक तो होता है निश्चित और एक अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक से मतलब ये मित्रों, यदि हम नमक का क्रिस्टलीय ठोस लेंगे तो नमक का क्रिस्टल जालक अष्टफलकीय होगा, अलग ज्यामिति वाला होगा। जिंक सल्फाइड का लेंगे अलग होगा, हीरे का लेंगे अलग होगा, ग्रेफाइट का लेंगे अलग होगा। तो निश्चित और अभिलाक्षणिक आकार वाले होते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोसों के टुकड़े का आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ज्यामिति अनिश्चित होती। ठीक है मित्रों, दूसरा गुण लेते हैं। दूसरा गुण है हमारे पास अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था तो आप सब लोग जानते हैं, हमने कहा इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, नियमित होती है, दीर्घपरासी होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है, नियमित होती है और दीर्घपरासी। दीर्घपरासी, दीर्घपरासी का अर्थ मित्रों ये है कि हम कितने भी दूर जाकर देखेंगे तो यहाँ अवयवी कण जिस क्रम में है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, या लाल नीला लाल नीला लाल नीला, या धना निर्णायन
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कितनी भी दूर देखेंगे उतनी दूरी तक व्यवस्था वही रहेगी, बदलेगी नहीं। लेकिन आकृष्णीय ठोसों में ना तो ये निश्चित होता है ना नियमित होती है, और जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो लघु परासी होती है। कैसी होती है? थोड़ी दूरी तक तो वो नियमित पुनरावर्त पैटर्न दर्शा सकता है, बाद में नहीं। लंबी दूरी तक ऐसा नहीं होता, अवयवी कणों की व्यवस्था भंग हो जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, बदल जाती है। तीसरा गुण लेते हैं हम, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। मित्रों, गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रवावस्था में बदल जाता है, गलनांक। और वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। तो गलनांक और क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक तुम छोड़ देते हैं, गलनांक की बात करें, ठोस है इसलिए इसको हमने नहीं ले। तो इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है, साथ साथ में इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण से मतलब ये है, यदि मैं एक क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं, बेंजोइक अम्ल की, तो बेंजोइक अम्ल का गलनांक 121.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 121.8 पर ही पिघलेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए ऐसा नहीं है। हम रबड़ की बात करेंगे तो मामूली ताप देंगे, रबड़ पिघलने लग जाएगा। यानी 15 डिग्री से या 40 डिग्री से पिघलना शुरू होगा, 50 पर पिघलेगा, 60 पर पिघलेगा, 70 पर पिघलेगा, 100 पर भी पिघलेगा। यानी उसके पिघलने का कोई निश्चित ताप नहीं होता, लेकिन ठोसों के पिघलने का एक निश्चित अभिलाक्षणिक और तीक्ष्ण टेम्परेचर होता है, इसलिए निश्चित गलनांक वाले होते हैं। और इनका गलनांक अनिश्चित, निश्चित नहीं होता, तीक्ष्ण नहीं होता। चौथे गुण की बात करते हैं, विदलन। विदलन क्या है मित्रों? विदलन ये है, यदि हम तेज धार वाले चाकू से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों को काटें, क्या करें? कट करें उनको आपस में, तो क्या होगा? काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों की जो सतह बनेगी, जन्मेगी, निर्मित होगी, वो चिकनी होगी और सपाट होगी, चिकनी और सपाट। लेकिन इनकी विदलित सतह वो समतल, सपाट और चिकनी नहीं होती। तो कैसी होती है? उबड़ खाबड़ या अनियमित होती है, सपाट चिकनी नहीं होती। ठीक है मित्रों। पांचवा गुण लेते हैं, अगला पांचवा गुण हमारे पास है गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी, तो वही वाली बात, क्रिस्टलीय ठोसों की गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। निश्चित और अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक से मतलब है मित्रों, हर एक क्रिस्टलीय ठोस की अपनी अपनी निश्चित मान वाली गलन एंथैल्पी होती है और इनकी निश्चित नहीं होती है। छठा गुण देते हैं जिसके आधार पर अंतर करेंगे, वो है दैशिकता। वो क्या है? दैशिकता, एनआइसोट्रोपी। ठीक है। दैशिकता का अर्थ यह है मित्रों, कुछ भौतिक गुण है, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, ऊष्मीय चालकता, उन गुणों का यदि ठोस के किसी दिशा या अक्ष से मापन करें, यदि मान एक जैसा आता है तो हम उसे समदैशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समदैशिकता। और यदि भिन्न भिन्न दिशा से, लंबाई की दिशा से, चौड़ाई की दिशा से या गहराई मोटाई की दिशा से मापें और मान अलग प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं विषम दैशिकता। ये डायग्राम काफी समय से पढ़ा था, आप सोच रहे होंगे कि ये किसका है, तो ये दैशिकता का है। किसका है? ये दैशिक गुण को दर्शाने वाला है। अब हम यहाँ ये क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? क्योंकि क्रिस्टलीय, इसमें अवयवी कण है वो नियमित निश्चित पुनरावर्त पैटर्न में जमे हुए हैं। यदि हम कण का इस डायरेक्शन ए से बी और मापन करें तो सारे कण ये ब्लू वाले आ रहे हैं, इसलिए ये मान x आएगा माना कि। और फिर हम सी से डी इस डायरेक्शन में एक गुण मापते हैं, तो यहाँ एक रेड के बाद फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। यानी सी से डी डायरेक्शन में गुणों का मान, इस डायरेक्शन में गुण का मान अलग होगा और ए से बी डायरेक्शन में गुण का मान अलग होगा। इसका मतलब यहाँ दैशिकता समान नहीं है, इसलिए इस प्रवृत्ति को हम विषम दैशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दैशिक। मित्रों सुनना,
विषमदैशिकता वो गुण है जो ठोस के सभी दिशाओं में यांत्रिक सामर्थ्य, ऊष्मीय चालकता, तापीय चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक और यांत्रिक सामर्थ्य का मान अलग अलग देता है, अलग अलग प्राप्त होता है, इधर से अलग इधर से अलग, उसे बोलते हैं विषम दैशिकता। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्योंकि अवयवी कणों का नियमित और पुनरावर्त पैटर्न नहीं होता, इसलिए उनकी हर संभव दिशा से यांत्रिक सामर्थ्य, अपवर्तनांक, प्रकाशिक गुण, तापीय या ऊष्मीय चालकता का मान सभी दिशाओं में एक जैसा प्राप्त होता है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस है वो विषम दैशिकता दर्शाते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिक होते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है। एग्जाम्पल में देकर सवाल पूछ सकते हैं इनमें से कौन समदैशिक है और कौन विषम दैशिक है। कांच, रबड़, अब्रक और यूरिया। तो यूरिया क्रिस्टलीय ठोस है इसलिए वो विषम दैशिक है, बाकी वाले समदैशिक है। ठीक है मित्रों, अगला कैरेक्टर लेते हैं, अगला गुण लेते हैं, वो है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र का मतलब ये है मित्रों, यहां लेकर हम समझते हैं शीतलन वक्र। हम एक ठोसों को ठंडा करें, एक तरफ तापमान केल्विन में रखें और एक तरफ उनके ठंडा होने में लगने वाले समय, इन दोनों के बीच खींचते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य ताप और समय के बीच ग्राफ इस प्रकार से अनियमित प्राप्त होता है। कैसा होता है? अनियमित। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम ताप घटाएंगे, हम ठंडा कर रहे हैं ना, इसका नाम ही शीतलन है। नाम क्या मित्रों? शीतलन। शीतलन यानी कूलिंग, यानी ठंडा करना। तो जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को पहले गर्म किया हुआ है, पहले गर्म किया हुआ पिघला हुआ है, उस पिघले हुए ठोस को ठंडा करते हैं तो उसके अवयवी कण अपने नियमित पैटर्न में, व्यवस्था में सेट होते हैं, जमते हैं। इसलिए जमने के दौरान उनका तापमान कभी घटता है, कभी स्थिर हो जाता है, फिर घटता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर घटता है। ठीक है, लेकिन यही बात हम अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए करें तो इनके लिए ये वक्र, ये लाल वाली लाइन ऐसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा? सतत। तो मैं क्या लिखूंगा, आप बोलो कि क्रिस्टलीय ठोसों के लिए शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए कूलिंग कर्व है वो सतत, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। प्रकृति, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है वो आभासी ठोस, दिखने में ठोस होते हैं, ठोस के गुणों का पालन नहीं करते हैं, या ये अतिशीतित द्रव होते हैं। या ये कौन होते हैं? अतिशीतित द्रव होते हैं। जैसे हमारा कांच है, कांच क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, लगता क्रिस्टलीय ठोस है लेकिन क्रिस्टलीय ठोस है नहीं, ये आभासी ठोस है, अतिशीतित द्रव है। इसलिए तो एक सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में कि पुराने भवनों की या इमारतों की खिड़कियों में, दरवाजों में लगे हुए शीशे ऊपर से मोटे जाडे होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं और नीचे आधा स्थल पर जाडे मोटे हो जाते हैं, चौड़ाई बढ़ जाती है। कारण क्योंकि कांच के कण प्रवाह का गुण रखते हैं, कांच के कण अक्रिस्टलीय इसलिए प्रवाह का गुण रखते हैं, नीचे की ओर धीरे धीरे समय के साथ आ जाते हैं, नीचे से जाडे हो जाते हैं, ऊपर से पतले रह जाते हैं। इसलिए कांच आभासी ठोस है, अतिशीतित द्रव है, माना जा सकता है। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले इसी प्रकार गुणों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह गुण नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह का गुण होता है। क्रिस्टलीय ठोस सममित होते हैं, सममित ज्यामिति वाले होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस सममित ज्यामिति वाले नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोसों में अंतराफलक कोण उत्पन्न होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में अंतराफलक कोण, इंटरफेशियल एंगल है वो प्रोड्यूस होता, उत्पन्न होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं। इस प्रकार हम 8-10 गुणों के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस सीख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अक्रिस्टलीय ठोसों में इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अक्रिस्टलीय ठोसों में सिलिकॉन एक ऐसा अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किया जाता है, फोटोवोल्टिक सेल
या फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। सौर ऊर्जा वाले सेल बनाने में करते हैं, जो घरों के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जो सौर ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में के रूप में कन्वर्ट करते हैं और बाद में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। मित्रों, इसी प्रकार एक नया शब्द आता है बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहुक्रिस्टलीय ठोस, जो दिखने में क्रिस्टलीय जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन होते नहीं। दिखने में तो क्रिस्टलीय ठोस लगते हैं लेकिन क्रिस्टलीय ठोस नहीं होते, उनको बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। धातुएं बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा करते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी कुछ अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आकार निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है और उनका असमाकृतिक आकार होता है। गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं और वो ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, पिघलते नहीं है, धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। विदलन गुण तेज धार वाले औजार से काटने पर ये टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। जनित सतह सपाट या चिकनी होती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कटते हैं, यानी सतह सपाट नहीं होती। गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है और उनकी निश्चित नहीं होती है। दैशिकता क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और वो समदैशिक होते हैं, यानी उनमें कुछ भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है। प्रकृति ये वास्तविक ठोस है, जबकि ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव है, और इसका एग्जाम्पल अभी हमने बोला था कांच है। अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और इनकी केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। ये हो गया एनसीईआरटी का हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। अगली बात हमारे पास है मित्रों, अब अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किसके आधार पर? अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का के प्रकार या वर्गीकरण। मित्रों ध्यान देना, इस आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। नाम बोले क्या? बोल देते हैं। पहला है आणविक ठोस, आणविक। दूसरा आयनिक। तीसरा धात्विक और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है मित्रों, अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार है। किसके? क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार है। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल है, वेरी इजी है। यदि हम अवयवी कण का मुद्दा लेकर के इन पर चर्चा करें तो आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु भी होते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। यहाँ अवयवी कण केवल आयन होंगे। क्या होंगे? आयन। और यहाँ पर अवयवी कण कौन होंगे? धातु परमाणु होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन समुद्र में डूबे रहते हैं। और यहाँ पर अवयवी कण है वो परमाणु भी हो सकता है और अवयवी कण अणु भी हो सकता है। मित्रों ये बातें बड़ी गंभीर है, ये समझने की है, याद रखने की है। ठीक है। अगली बात करते हैं, इनके मध्य बंध किस प्रकार का होता है? बॉन्डिंग नेचर। ठीक है ना, बॉन्ड किस प्रकार का होता है? यदि बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ आणविक क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के मध्य दुर्बल बंध उपस्थित रहते हैं। कैसे? दुर्बल बंध। आप लोग जानते हो दुर्बल बंधों में प्रमुख रूप से वांडर वाल्स आकर्षण बल और प्रकीर्णन बल, जिसको लंदन बल कहते हैं, लंदन बल, ये होते हैं। या फिर यहां होते हैं अध्रुवीय, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध
और हाइड्रोजन बंध। ठीक है, यहां आयनों के मध्य प्रबल, ये शब्द जरूरी है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको हम फिजिक्स में कूलाम्बिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ धन आयन और ऋण आयन के मध्य बल होता है आकर्षण वाला, इसलिए वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। धात्विक परमाणु में जो बंध है या जो बल है आकर्षण वाला, उसका नाम है धात्विक बंध। क्या नाम है? धात्विक बंध। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के और धातु के कर्नेल के मध्य उपस्थित बंध है, जिसका नाम है धात्विक बंध। और सहसंयोजक में या जो बंध है उसका निश्चित प्रकार और नाम है सहसंयोजक बंध। ये प्रबलतम ठोस होते हैं क्योंकि इनका सहसंयोजक बंध है वो दिशात्मक होता है। कैसा होता है? दिशात्मक। इसलिए ये अत्यंत कठोर होते हैं। अत्यंत कठोर की बात तुलना हम गलना के द्वारा करते हैं, ये सर्वाधिक ठोस होते हैं। ठीक है मित्रों, ये जो आणविक ठोस है इन्हें पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? एक होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरे होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है मित्रों, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित, मैं तीनों की चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। अध्रुवीय में वे आते हैं, जैसे मैं अध्रुवीय की बात करता हूं पहले। किसकी? अध्रुवीय की। मित्रों बड़ी सिंपल बात है, इसलिए ज्यादा कोई डर वाला है नहीं मैटर। यहां इनमें अभी कण, अणु या परमाणु होते हैं, वो पहले से जानते हैं, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल है ना वो देखने समझ में आएगा। हीलियम और आर्गन, इनके मध्य आकर्षण बल है वो लंदन बल होता है। ठीक है ना, तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस है। क्लियर? इसी तरह से हम बात करें हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, आयोडीन की, ये भी आणविक ठोस है, लेकिन यहां अब आकर्षण बल है वो दूसरे वाला है, या लंदन बल नहीं है, यहां अब वांडरवाल्स आकर्षण बल है। ठीक है, लेकिन ये अध्रुवीय आणविक ठोस है, ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं। कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं। सामान्य ताप पर ये गैस ही होते हैं। सामान्य ताप पर ये गैस ही होता है, यदि आयोडीन को छोड़ दें तो। ठीक है ना, आयोडीन में जरूर प्रबल वांडरवाल्स बल होते हैं, इसलिए ये वाष्पशील होती है। क्या होती है? वाष्पशील। ये सामान्यतः विद्युत के अचालक होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोसों की बात करें, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय का मतलब है अणु का एक सिरा आंशिक धनावेशित, दूसरा सिरा आंशिक ऋणावेशित। यदि मैं यूं कह दूं HCl, तो यहां बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा नजदीक रहेंगे, H पर आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश। HCl ठोस की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड ठोस अवस्था की बात करें, तो यह ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। इनके मध्य, इनका नाम ध्रुवीय इसलिए है, इनकी प्रकृति ध्रुवीय है और इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं। इस तरह से अमोनिया है, HBr है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सभी ध्रुवीय है। ये कैसे है? ध्रुवीय है। दूसरा वाले का नाम लिख दूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया। अमोनिया को हम दूसरे वाले हाइड्रोजन बंधित में ले सकते हैं और HBr है। तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंधित। तो हाइड्रोजन बंधित में हमारे पास सबसे सुलभ उदाहरण है जल, बर्फ, फिर हमारे पास उदाहरण है हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हमारे पास एग्जाम्पल है एथेनॉल, फिर हमारे पास एग्जाम्पल है क्या? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 या C2H5OH। ये भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण, निम्न तापमान पर। सामान्य ताप पर ये वाष्पशील होते हैं। ठीक है मित्रों, अगली आयनिक ठोसों की बात। आयनिक ठोसों में NaCl का उदाहरण लेते हैं, Na+Cl-, सीजियम क्लोराइड का लेते हैं, जिंक सल्फाइड का लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं। इन सभी में धनायन और ऋणायन होते हैं और प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते। सुना मित्रों, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, गलित यानी पिघलने पर, मेल्ट होने पर करते। पानी में घोलकर विलयन बना दिया जाए तो जलीय विलयन में करते। एक बार सवाल आया कि कॉपर सल्फेट है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन जल में घोलने पर करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट ठोस है
उसके आयन प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते। सुन रहे हैं मित्रों, आयनिक ठोसों के आयन ठोस अवस्था में गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते, उनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अगली बात, जल में घोल देते हैं या गर्म करके पिघला देते हैं तो आयन गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है मित्रों। उसी तरह से धात्विक, धात्विक का मतलब है धातुएं। धातुएं सामान्य ताप पर पारे को छोड़कर ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए धातु धनायन होते हैं और वो चारों ओर इलेक्ट्रॉनों से प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, जिनको धात्विक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक बंध। धात्विक बंध अदिशात्मक होते हैं, इसलिए प्रबल होते हैं। धातुएं ज्यादा ठोस होती है, उनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं विद्युत की चालक होती है, ऊष्मा की भी चालक होती है। विशेष धात्विक चमक वाली होती है, आघात वर्धन्य होती है, तन्य होती है। ठीक है। धातु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करती है और गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करती है। क्यों? क्यों? उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रहते हैं। अगली बात, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी क्वार्टज, ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं। इनमें परमाणु आपस में प्रबल दिशात्मक सहसंयोजक बंधों द्वारा त्रिविमीय पैटर्न में बंधे रहते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक अप्रत्याशित रूप से उच्च होते हैं। ठीक है मित्रों, बात करते हैं अगली। अब हम हीरे और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। हीरे और ग्रेफाइट की संरचना। मित्रों, हीरे की संरचना तुम्हारे सामने ये है। हीरे में एक कार्बन, क्या बोला भैया मैं? हीरे में एक कार्बन, ये मैं लिखता हूं, ये एक कार्बन, ये वाला, ये अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा, सिग्मा बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक बात। हम लोग जानते हैं कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p2, तो संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के चारों ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आ जाते हैं, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं। इसलिए मित्रों, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का चालक नहीं होता, सुचालक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हीरे में कार्बन परमाणु में चारों इलेक्ट्रॉन, चारों संयोजकताएं बंध बनाने में काम आ जाते हैं। इसमें चारों बंध त्रिविमीय, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक्स वाई जेड एक्सिस की दिशा में बंधे रहते हैं और एक कार्बन से दूसरे कार्बन परमाणु के मध्य की डिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, 154 पिकोमीटर होती है। 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस है हीरे के अंदर। ठीक है। और एक कार्बन अन्य कार्बन से चारों से जुड़ा रहता है, इसलिए कार्बन का संकरण sp3 होता है। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है मित्रों, ये तो था हीरा। ये अगला आपके ग्रेफाइट। देख लीजिए ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट में जो 3 खासियत है वो ये है कि प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। एक कार्बन अन्य कितने जुड़ा रहता है? 3 से। इसलिए दूसरी बात बोलता हूं, प्रत्येक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अबंधित या मुक्त रहता है या अन्य कार्बन के साथ पाई बंध का निर्माण कर सकता है। तीसरा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है पूरी वलय पर या पूरे क्रिस्टल पर गति के लिए स्वतंत्र होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन के लिए कैसा होता है? स्वतंत्र। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगली बात करते हैं चौथी। यह कार्बन है वो sp2 संकृत होता है। कैसा होता है? sp2 संकृत। 5वीं बात करते हैं, ग्रेफाइट षटकोणीय वलय युक्त परत का निर्माण करता है और ये परतें वांडरवाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। 2 परतों के बीच की दूरी, 2 परतों के बीच की दूरी ये वाली 340 पिकोमीटर होती है। एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य की दूरी
हीरे में 154 पिकोमीटर थी, लेकिन कार्बन में कितनी है? 141.5 पिकोमीटर होती है। यानी ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बीच की डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, क्योंकि इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, इस तरह से एक परत दूसरी परत तीसरी परत के ऊपर जमी रहती है और जुड़ी रहती है वैन-डर-वाल्स बल के द्वारा। जब हम बल लगाते हैं या पेंसिल को कागज पर रगड़ते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, तो परतें क्रमशः उस कागज पर, उस कठोर पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ पर धीरे धीरे चिपकती जाती है, ऊपर वाली घिसती जाती है। ठीक है मित्रों, ये संरचना और ये बातें हुई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अगले मैटर को, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, आपका जीवन भविष्य उज्जवल हो, और इसको याद कर लें। अपने साथी एम.आर. चौधरी को दीजिएगा इजाज़त, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। स्वरूप रोके जाने में भौड़ा अंडू की मां